दोस्तों, क्या 1945 से पूरी दुनिया को अपनी अंगुलियों पर नचा रहे उन 5 देशों की वीटो पावर अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है? आखिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के उस बंद कमरे की सीक्रेट मीटिंग में भारतीय राजदूत ने सरेआम ऐसा क्या बोल दिया कि अमेरिका से लेकर के चाइना तक सबके पसीने छूट गए। इटली और पाकिस्तान का वो कुख्यात कॉफी क्लब आखिर किस बात से इतना खौफजदा है कि वो भारत को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जिस अमेरिका और फ्रांस को दुनिया सबसे पक्के दोस्त मानती है, आखिर भरे मंच पर उनके बीच ऐसा क्या भयंकर बवाल हो गया कि अमेरिकी प्रतिनिधि को गुस्से के अंदर वॉकआउट करना पड़ गया। और जब पूरा संयुक्त राष्ट्र सिर्फ कागजी प्रस्ताव पास कर रहा था और मानवाधिकारों का रोना रो रहा था, तब लाल सागर और हॉर्मुज में भारतीय नौसेना ने रातों रात ऐसा क्या कर दिखाया जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को भी आईना दिखा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम उस सीक्रेट फाइल को डिकोड करने वाले हैं जिसे कोई भी ग्लोबल सुपर पावर नहीं चाहता कि आप भी जान पाए। दोस्तों, मंगलवार का दिन था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर सुरक्षा परिषद में सुधारों के ऊपर इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन यानी कि IGN का सत्र चल रहा था। 18 साल से सुधार के नाम पर यूएन में यही नौटंकी चल रही है। 17 राउंड की लंबी और थकाऊ बातचीत हो चुकी है और नतीजा बिल्कुल जीरो है। इसी बात पर भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पी हरीश ने वो कहा जिसने यूएन की पूरी इमारत को हिला करके रख दिया। उन्होंने भारतीय दर्शन का सटीक हवाला देते हुए एक ऐसा घातक तंज कसा जिसका जवाब वहां बैठे किसी भी देश के पास में नहीं था। पी हरीश ने कहा कि हमारे दर्शन में मुक्ति पाने से पहले आत्मा को जन्म और मृत्यु के कई चक्रों से गुजरना पड़ता है। हर बार थोड़ी थोड़ी प्रगति करनी पड़ती है। IGN पहले ही 17 चक्रों से गुजर चुका है, लेकिन दुख की बात यह है कि मुक्ति कहीं नजर नहीं आती है। दुनिया आखिर और कितना लंबा इंतजार करे? ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बयान नहीं था, ये एक सीधा अल्टीमेटम था। ये 150 करोड़ भारतीयों की तरफ से दुनिया की उन 5 ताकतों को ओपन चैलेंज था जो इस गलतफहमी के अंदर जी रही हैं कि वो आज भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौर वाली मेंटालिटी से दुनिया चला सकती है। लेकिन दोस्तों, पर्दे के पीछे की कहानी इससे कहीं ज्यादा खौफनाक और कॉम्प्लेक्स है। आखिर इस सुधार को रोक कौन रहा है? तो दोस्तों, यही एंट्री होती है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप की, जिसे दुनिया ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर कॉफी क्लब के नाम से जानती है। 13 देशों का ये समूह है जिसका एक घोषित नेता इटली है और जिसके अंदर पाकिस्तान जैसे देश सबसे कुटिल मोहरे के तौर पर शामिल हैं। इसका एकमात्र मकसद है भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील को स्थायी सदस्यता से रोकना। इसका तरीका बहुत ही शातिर और मैनिपुलेटेड है। ये कहते हैं कि जब तक सभी देशों की 100% आम सहमति यानी कि कंसेंसस नहीं बन जाती, तब तक बातचीत के लिए कोई ऑफिशियल ड्राफ्ट या फिर टेक्स्ट मेज के ऊपर रखा ही ना जाए। दोस्तों, आप खुद लॉजिक लगाइए, क्या दुनिया के 193 देश कभी भी किसी एक बात के ऊपर पूरी तरह से सहमत हो सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और यही इनकी सबसे बड़ी चाल है। बिना टेक्स्ट के कोई चर्चा नहीं हो सकती और बिना चर्चा के कोई नतीजा नहीं निकल सकता। भारत ने इसी दांवपेच को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। दोस्तों, पी हरीश ने साफ कहा है कि कुछ सदस्य देशों के सीमित और बांटने वाले हितों के चलते इस पूरी रिफॉर्म प्रोसेस को बंधक नहीं बनाया जा सकता है। 80वां IGN सत्र भी बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गया क्योंकि क्लस्टर बहसें सिर्फ पुरानी बातों और पहले से मालूम रुख को ही दोहराने तक सीमित रही। भारत दोस्तों अकेला नहीं है जो ये हथौड़ा चला रहा है। भारत के साथ में G4 समूह पूरी ताकत के साथ में एक दीवार की तरह खड़ा है। जापान, जर्मनी और ब्राजील इस लड़ाई के अंदर भारत के पक्की साथी हैं। दोस्तों, जापान के स्थायी प्रतिनिधि यामाजाकी काजुयुकी ने G4 की तरफ से बोलते हुए साफ कहा कि को चेयर को अब एक एकीकृत मॉडल तैयार करके टैक्स बेस्ड नेगोशिएशन का रास्ता हर हाल के अंदर साफ करना होगा। अब हवा में बातें नहीं होंगी, पेपर पर लिख करके बात होगी कि कौन सुधार के असली पक्ष में है और कौन सिर्फ बातें बना रहा है। और यही वो बात है जो कॉफी क्लब और P5 नेशंस को अंदर तक डरा रही है, क्योंकि अगर जनरल असेंबली के अंदर वोटिंग की नौबत आई तो भारत के पक्ष में
ग्लोबल साउथ के इतने देश खड़े हो जाएंगे कि वीटो पावर वालों की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यूएन के अंदर बैठे ये 5 बड़े देश बहुत एकजुट हैं और दुनिया के भले के लिए काम कर रहे हैं, तो पर्दे के पीछे चल रहे एक और भयंकर बवाल को समझ लीजिए। जिस दिन भारत अपनी मजबूत दावेदारी ठोक रहा था, उसी के आसपास संयुक्त राष्ट्र की बैठक के अंदर अमेरिका और फ्रांस आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे थे। मामला था ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर तुर्क की दोबारा नियुक्ति का। शुक्रवार को जनरल असेंबली के अंदर मानवाधिकारों के लिए हाई कमिश्नर की फिर से नियुक्ति का प्रस्ताव पास हुआ। तुर्क को अक्टूबर से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए भारत समेत 144 देशों का भारी सपोर्ट मिला है, लेकिन अमेरिका और रसिया पूरी तरह से इसके खिलाफ थे। सोमवार को जब यूक्रेन को लेकर के आयोजित चर्चा चल रही थी और फ्रांस के स्थायी प्रतिनिधि जेरोम बोनाफोंट ने अपना वक्तव्य देना स्टार्ट किया, तो अमेरिकी प्रतिनिधि डैन नेग्रिया गुस्से के अंदर अपनी पूरी टीम के साथ में वॉकआउट कर गए। इंटरनेशनल कूटनीति के अंदर ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। अमेरिका का अपनी सबसे पुरानी और करीबी पश्चिमी सहयोगियों के भाषण के दौरान इस तरह से वॉकआउट करना एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। दोस्तों, ये दिखाता है कि वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर कितनी गहरी दरारें आ चुकी हैं। अमेरिका ने फ्रांस पर सरेआम दिखावटी नैतिकता का आरोप लगाया है। अमेरिकी राजनयिक नेग्रिया ने सुरक्षा परिषद के अंदर कहा कि फ्रांस हर मुद्दे पर नैतिक आक्रोश दिखाने और बाकी देशों को उपदेश देने का दिखावा करता है। उन्होंने फ्रांस की भाषा को अहंकारी और अपमानजनक तक कह डाला। दोस्तों, नेग्रिया ने कहा कि जब तक फ्रांस सुरक्षा परिषद के सदस्य के अनुकूल व्यवहार नहीं करता है, अमेरिका उसकी राजनीतिक बयानबाजी सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ फ्रांस चुप नहीं बैठा। फ्रांस के जिनेवा स्थित यूएन मिशन ने एक्स के ऊपर पोस्ट करके अमेरिका की तुलना उत्तर कोरिया, निकारागुआ और रसिया जैसे देशों से कर डाली। फ्रांस ने लिखा कि अमेरिका पहले मानवाधिकारों का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन अब दुनिया उसकी बातें नहीं सुनती। इसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र के अंदर अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि माइक वोल्ट्ज ने पलटवार करते हुए कहा कि फ्रांस ने ऐसे व्यक्ति के पक्ष में मतदान किया है जो अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे स्वतंत्र देशों को नसीहत देता है, जबकि दुनिया के सबसे दमनकारी शासकों के प्रति नरम रुख अपनाता है। दोस्तों, इसी बीच रसिया ने भी आग के अंदर घी डालने का काम किया। संयुक्त राष्ट्र के अंदर रसिया के उप स्थायी प्रतिनिधि दिमित्री चुमाकोव ने कहा कि वोल्कर तुर्क और उनका ऑफिस राजनीतिक पक्षपात दिखाते हुए मानवाधिकारों के संरक्षण के नाम पर सिर्फ वेस्ट कंट्रीज के जियोपॉलिटिकल हितों को ही आगे बढ़ाता है। दोस्तों, रसिया ने तो यहां तक प्रस्ताव रख दिया कि नए महासचिव के आने के बाद अगले साल चुनाव कराए जाएं, लेकिन यह प्रस्ताव गिर गया। अब जरा दोस्तों इस पूरी सिचुएशन को एक आम भारतीय के नजरिए से समझिए। दुनिया को शांति, सुरक्षा और मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाने वाले ये सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन खुद एक अधिकारी की नियुक्ति पर एक दूसरे को बेइज्जत करने पर तुले हुए हैं। और भारत क्या कर रहा है? दोस्तों, भारत इस पूरे ड्रामे से बहुत दूर शालीनता से बैठा हुआ है। हालांकि दोस्तों, ये वोल्कर तुर्क भारत की भी आलोचना कर चुके हैं, फिर भी भारत ने एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह उनके समर्थन के अंदर वोट किया। लेकिन जब रसिया और अमेरिका आपस में उलझे तो भारत ने वोटिंग से एब्सटेन कर लिया। दोस्तों, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो वेस्ट कंट्रीज की इस खोखली लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत का विजन बहुत क्लियर है और हमारा फोकस सिर्फ असली मुद्दों के ऊपर है। और असली मुद्दे क्या हैं? दोस्तों, असली मुद्दे वो नहीं हैं जिन पर एसी के कमरों में बैठकर के भाषण दिया जाता है। असली मुद्दे वो हैं जहां खून बह रहा है, जहां ट्रेड रुका हुआ है, जहां देशों की इकोनॉमीज दांव पर लगी हुई हैं। जब यूएन के मंच पर अमेरिका और फ्रांस एक दूसरे को लाते मार रहे थे, ताने मार रहे थे, तब भारत जमीन के ऊपर या यूं कहें कि समंदर के अंदर असली एक्शन ले रहा था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो द्वारा बुलाई गई एक बेहद अहम खुली बैठक के अंदर भारत ने हॉर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर के अंदर भारतीय नाविकों वाले कमर्शियल जहाजों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की। पी हरीश ने सुरक्षा परिषद को साफ शब्दों के अंदर बताया कि GFS गैलेक्सी, MT अल्बाहिया और MT मोम्बासा जैसे जहाजों के ऊपर हुए हालिया हमलों के अंदर एक भारतीय नाविक की जान चली गई है और एक अभी भी लापता है, जबकि कई भारतीय घायल हुए। दोस्तों, भारत ने यहां किसी गुट का पक्ष नहीं लिया।
बल्कि सीधे तौर पर इंटरनेशनल लॉ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की है। भारत का यह बयान सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे भारत की भयंकर आर्थिक ताकत, उसकी नेशनल इंटरेस्ट और एक ग्लोबल पावर वाली स्ट्रेटेजिक सोच छिपी हुई थी। पी हरीश ने यूएन के मंच पर जो आंकड़े रखे, उन्होंने पूरी दुनिया को यह समझा दिया कि मिडिल ईस्ट के अंदर भारत का स्टेक कितना बड़ा है और भारत वहां की उथल पुथल को हल्के में क्यों नहीं ले सकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी देशों के अंदर लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और वहां काम करते हैं। उनकी सिक्योरिटी भारत की फर्स्ट प्रायोरिटी है। भारत का सालाना द्विपक्षीय ट्रेड इसी रीजन के साथ में 180 अरब डॉलर का है। यहां 31 अरब डॉलर से ज्यादा का एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है और सबसे बड़ी बात, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के देशों से भारत को हर साल 52 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिलता है। दोस्तों, ये पैसा भारत की इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी रीढ़ है। जब भारत कहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर हमारी सप्लाई चेन और हमारे लोगों को खतरा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपनी नौसेना का पूरा इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। और दुनिया ने ये देखा भी है। जब वेस्टर्न फोर्सेज लाल सागर के अंदर हुती विद्रोहियों के हमलों को रोकने में स्ट्रगल कर रही थी, तब भारतीय नेवी के डिस्ट्रॉयर्स और मार्कोस कमांडोज ने अरेबियन सी के अंदर हाईजैक हुए जहाजों को रातों रात रेस्क्यू किया था। भारत यूएन के खोखले निंदा प्रस्तावों का इंतजार नहीं करता है, भारत एक्शन लेता है। और यही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर का वो खौफनाक प्लान बी, जिसने यूएन की नींव हिला दी। दोस्तों, भारत अब इस बात का इंतजार नहीं कर रहा है कि P5 नेशंस कभी दया खाकर के उसे स्थायी सदस्यता भी देंगे। भारत अब गिड़गिड़ा नहीं रहा है। अगर यूएन भारत को उसकी वाजिब जगह नहीं देगा, तो भारत एक समानांतर सत्ता यानी कि पैरेलल पावर खड़ी कर देगा। और दोस्तों, वो काम शुरू भी हो चुका है। जब यूएन ग्लोबल इकोनॉमी को बैलेंस करने के अंदर फेल्योर होता है, तो दुनिया ब्रिक्स की तरफ देखती है, जिसका विस्तार भारत और उसके सहयोगियों ने मिलकर के किया है। जब इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना की दादागिरी के सामने यूएन कुछ नहीं कर पाता है, तो भारत क्वाड को एक मजबूत सिक्योरिटी और इकोनॉमिक नेटवर्क बनाता है। दोस्तों, भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनाकर के ग्लोबल साउथ को एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि तुम्हारी आवाज न्यूयॉर्क के यूएन हेडक्वार्टर के अंदर नहीं सुनी जाएगी, तुम्हारी आवाज नई दिल्ली के अंदर सुनी जाएगी। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के दर्जनों देश आज भारत को अपना नेचुरल लीडर मानते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल टेक्टोनिक शिफ्ट है जिसे वेस्टर्न मीडिया बहुत चालाकी से छिपाने की कोशिश करता है। इस पूरे ग्लोबल बवंडर के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा डरा हुआ है, तो वो है चाइना। दोस्तों, चाइना हमेशा से पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख करके चलाया करता है। चाइना पर्दे के पीछे से कॉफी क्लब को पूरा सपोर्ट देता है ताकि भारत को किसी भी तरीके से यूएनएससी के अंदर जाने से रोका जा सके। लेकिन अब चाइना की ये चालबाजी और दादागिरी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। चाइना एक तरफ खुद को विकासशील देशों का मसीहा बताता है, दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ के सबसे बड़े और सबसे क्रेडिबल प्रतिनिधि यानी कि भारत को वीटो पावर मिलने का विभत्स विरोध करता है। भारत ने खुले मंचों से चाइना के इस पाखंड को नंगा करना स्टार्ट कर दिया है। डोकलाम और गलवान में भारत ने चाइना के सैन्य घमंड को तोड़ा था और अब कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत चाइना को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। दोस्तों, आज सिचुएशन ये है कि चाइना की इकोनॉमी रियल एस्टेट क्राइसिस और स्लो डाउन से जूझ रही है, जबकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी है। ग्लोबल सप्लाई चेन अब चाइना से छिटक करके भारत की तरफ शिफ्ट हो रही है। एप्पल से लेकर के सेमीकंडक्टर कंपनियों तक सबका भरोसा भारत के ऊपर है। ऐसे में दोस्तों, यूएनएससी भारत जैसी आर्थिक और डेमोग्राफिक महाशक्ति को ज्यादा दिनों तक इग्नोर नहीं कर सकता है। पर्दे के पीछे से जो असली खेल खेला जा रहा है, वो सिर्फ एक कुर्सी या फिर एक स्थायी सीट का नहीं है, वो वीटो पावर के अलोकतांत्रिक एकाधिकार को जड़ से खत्म करने का है। दोस्तों, 1945 में जब यूएन बना था, तब दुनिया की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। आज के फ्रांस और ब्रिटेन की कोई स्वतंत्र ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी बची नहीं है। रूस और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध पार्ट 2 चल रहा है। दोस्तों, इस बुरी तरह से बटे हुए और दिशाहीन P5 को आज एक ऐसे देश की सख्त जरूरत है जो दुनिया के हर गुट से आंख में आंख डाल करके बात कर सकता है।
भारत आज वो इकलौता देश है जो अमेरिका के साथ में क्रिटिकल डिफेंस डील करता है, उसी वक्त रसिया से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदता है, अरब कंट्रीज के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करता है और जरूरत पड़ने पर इजराइल के साथ भी मजबूती से खड़ा होता है। भारत के पास में वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जो आज P5 के किसी भी दिग्गज देश के पास में नहीं है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक आम भारतीय नागरिक को इन सब कूटनीतिक चालों और न्यूयॉर्क में जो कुछ हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है। तो असल में दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जब लाल सागर के अंदर हुती विद्रोही किसी कमर्शियल जहाज के ऊपर मिसाइल मारते हैं तो उस जहाज का इंश्योरेंस प्रीमियम रातों रात आसमान छूने लगता है। दोस्तों, वो जहाज स्वेज नहर का छोटा रास्ता छोड़ करके पूरे अफ्रीका का लंबा चक्कर काट करके भारत आता है। इससे पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल और रोजमर्रा का सामान महंगा हो जाता है। इसका सीधा असर आपके और हमारे घर के बजट के ऊपर, महंगाई दर पर और देश की ग्रोथ पर पड़ता है। यूएनएससी की नाकामी का सीधा मतलब है कि दुनिया भर के अंदर बेवजह की महंगाई, सप्लाई चेन का टूटना और आतंकवाद का बेलगाम होना होता है। दोस्तों, भारत यूएन के अंदर जो लड़ाई लड़ रहा है वो इसी सड़े हुए सिस्टम को ठीक करने की लड़ाई है। जब पी हरीश कहते हैं कि दुनिया और ज्यादा कितना इंतजार करेगी, तो वो सिर्फ भारत के एलिट क्लास के नहीं बल्कि उन करोड़ों आम लोगों और तमाम विकासशील देशों की आवाज उठा रहे होते हैं जो इस अन्यायपूर्ण सिस्टम का सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। दोस्तों, भारत की ये आक्रामक कूटनीति रातों रात नहीं आई है। इसके पीछे फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा और कैलकुलेटेड शिफ्ट है। पहले का भारत डिफेंसिव होकर के खेलता था, हम दुनिया को सफाई देते थे, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से भारत ने ग्लोबल नैरेटिव सेट करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम एजेंडा तय करते हैं और दुनिया उस पर रिएक्ट करती है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी बातें जरूर रखें। नमस्कार दोस्तों।